दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के इस एपिसोड में हमारी सभी खबरें रूस यूक्रेन विवाद से जुड़ी हैं। सबसे पहले बताएंगे कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है और रूस को इससे बाहर करने से उसकी इकॉनमी पर क्या असर पड़ने वाला है। दूसरी खबर में सोवियत संघ के गठन से लेकर उसके पतन की पूरी कहानी जानेंगे और आपको बताएंगे कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोवियत संघ के विघटन से ऐतराज क्यों है। और आखिर में बात करेंगे कि आनन फानन में यूक्रेन को यूरोपीय संघ की शरण में क्यों जाना पड़ा और इससे यूक्रेन क्या कुछ हासिल कर सकेगा। लेकिन सबसे पहले बात स्विफ्ट सिस्टम की। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। जहां उसके कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाए गए, वहीं डॉलर, येन और यूरो जैसी करेंसी में रूस के बिजनेस करने की क्षमता को भी कम किया गया। नतीजा ये हुआ कि रूस की करेंसी रूबल अपने रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने रूस की कमर तोड़ कर रख दी। अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और इसके कई सहयोगी देशों ने रूस के कई बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के अहम सिस्टम स्विफ्ट से बाहर कर दिया। इससे रूस की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंची है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी तक लगे सभी प्रतिबंधों में रूस को सबसे ज्यादा नुकसान इसी प्रतिबंध से हुआ है। असल में दुनिया भर में हजारों वित्तीय संस्थान स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले ईरान को भी इस सिस्टम से बाहर किया गया था, तब उसकी इकॉनमी की हालत काफी खस्ता हो गई थी। रूस भी तेल और गैस निर्यात के लिए बहुत हद तक इस सिस्टम पर निर्भर रहता है, इसलिए सभी पाबंदियों में इसे सबसे सख्त माना जा रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि आखिर स्विफ्ट ऐसी कौन सी बला है जिससे बाहर हो जाने पर किसी देश की इकॉनमी को इतना बड़ा धक्का लग जाता है। इसलिए आज समझेंगे कि स्विफ्ट सिस्टम क्या है और जानेंगे यह कैसे काम करता है और इससे रूस के बाहर होने पर दुनिया की राजनीति कैसे प्रभावित होगी। स्विफ्ट का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब ये कि ये एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें दुनिया के बैंक आपस में जुड़े होते हैं। दुनिया भर में 11,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल संस्थाएं और कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं। इसलिए मौजूदा वक्त में स्विफ्ट सिस्टम इंटरनेशनल पेमेंट के लिए अहम मंच बन चुका है। अभी 200 से ज़्यादा मुल्कों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ चाइना, फेडरल रिजर्व समेत दुनिया भर के करीब सभी सेंट्रल बैंक इसमें शामिल हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। अब सवाल यह है कि काम क्या करता है स्विफ्ट। स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले संस्थानों और कंपनियों को ये एक यूनिक 8 अंकों का स्विफ्ट कोड या एक बैंक पहचान कोड दिया जाता है। मान लीजिए आप भारत में रहते हैं और आपका अकाउंट यहाँ के किसी बैंक में है। अब आप किसी ऐसे रिश्तेदार को पैसे भेजना चाहते हैं जो फ्रांस में रहते हैं। ऐसे में जब आप अपने अकाउंट से उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको स्विफ्ट कोड भी सबमिट करना होगा। इसके बाद आपका बैंक फ्रांस के उस बैंक को एक स्विफ्ट मैसेज भेजेगा जिसमें आपके दोस्त का अकाउंट है। अब फ्रांस का यह बैंक मैसेज को वेरीफाई करेगा और उसके बाद पेमेंट क्लियर हो जाएगा। अब एक बात जहन में ये आती है कि अगर किसी देश को इस सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है तो इसका क्या असर पड़ता है। मौजूदा वक्त में स्विफ्ट की कवरेज इतनी ज़्यादा हो गई है कि यह एक तरह से यूनिवर्सल सिस्टम का रूप ले चुका है। एक देश से दूसरे देश में कोई पेमेंट कर पाना इसके बिना काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब जबकि रूस को इससे बाहर कर दिया गया है तो रूस के किसी भी व्यक्ति को बाहर पैसे भेजने या पैसे मंगाने में दिक्कत होगी। कंपनियों को भी बाहर से रूस पैसे भेजने में परेशानी होगी। इससे बाजार में कैश फ्लो में कमी आएगी और रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा भागीदारी वाले फाइनेंशियल सिस्टम प्लेटफॉर्म से बाहर रखा जाता है तो इसकी विदेशी फंडिंग पर भी असर पड़ेगा। ऐसे हालात में वो पूरी तरह से घरेलू निवेशकों पर निर्भर हो जाएगा। यह खास तौर पर तब परेशानी की बात है जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार नए सेक्टर्स में
नए बाजार की तलाश कर रहे हैं। दूसरी ओर एक वैकल्पिक सिस्टम का निर्माण करना और पहले से ही फैले इतने बड़े नेटवर्क के साथ लिंक करना और भी मुश्किल होगा। स्विफ्ट की वेबसाइट के मुताबिक पहली बार 1973 में इसका इस्तेमाल किया गया और 1977 में 22 देशों के 518 संस्थानों के साथ लाइव हुआ। स्विफ्ट ने पहले के सिस्टम टेलेक्स का स्थान लिया है, जो बहुत ही धीमी और बहुत ही कम गतिशील वाला सिस्टम था। स्विफ्ट संगठन कैसे काम करता है, अब ये भी समझ लीजिए। जैसा कि हमने पहले ही बताया, स्विफ्ट दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के लिए जरूरी बन चुका है। दुनिया भर में 3,500 फर्मों से मिलकर बने शेयर होल्डर्स 25 सदस्यीय बोर्ड का चुनाव करते हैं, जो कंपनी की निगरानी और मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार है। यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के साथ बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और स्वीडन के G10 केंद्रीय बैंकों द्वारा रेगुलेट होता है। नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम इसकी निगरानी करता है। स्विफ्ट ओवरसाइट फोरम की स्थापना 2012 में हुई थी। स्विफ्ट में यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका का सबसे ज्यादा योगदान है। स्विफ्ट की वेबसाइट के मुताबिक 2021 में स्विफ्ट फाइनेंशियल मैसेज प्लेटफॉर्म ने हर दिन औसतन 42 मिलियन वित्तीय सूचनाओं वाले मैसेज रिकॉर्ड किए थे। इसमें सालाना इजाफा 11.4% देखा गया है। यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका ने संयुक्त रूप से लगभग 4.66 बिलियन मैसेज भेजे। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम 4.42 बिलियन इंटरैक्शन के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि एशिया पैसिफिक लगभग 1.50 बिलियन मैसेज के साथ तीसरे स्थान पर रहा। मतलब ये कि जहां से जितने ज्यादा मैसेज आए, उसने उतनी ज्यादा लेन देन की। यह तो पूरी बात हो गई स्विफ्ट सिस्टम के बारे में। अब जानते हैं कि रूस को इस सिस्टम से बाहर करने पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या समीकरण बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में अपना सिक्का जमाने वाला स्विफ्ट सिस्टम इतना अहम है कि 2018 में जब ईरान को इससे अलग किया गया था, तब 30% विदेशी कारोबार ठप हो गया था। ऐसे में रूस के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था भी सिकुड़ सकती है। हालांकि इसे लेकर यूरोपीय देश बटे दिखते हैं। इसकी वजह है कि यूरोपीय यूनियन को तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने वाला रूस सबसे प्रमुख देश है। ऐसे में अगर पेमेंट का रास्ता बंद हो जाता है, तो इसका बुरा असर सप्लाई पर भी पड़ेगा। दूसरी तरफ इसका कोई भी दूसरा विकल्प तलाशना भी आसान नहीं है। ऐसे में जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की अपनी मुश्किलें हैं। उधर चीन रूस के साथ पहले से ही खड़ा दिखता है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किए जाने के बाद रूस चीन के और करीब जा सकता है। इसकी एक वजह है कि चीन के पास पेमेंट के लिए अपना एक अलग सिस्टम है। ऐसे में रूस को चीन से मदद की उम्मीद है। इसकी एक वजह यह भी है कि स्विफ्ट का गठन अमेरिका और यूरोप के बैंकों ने किया। चीन हमेशा से चाहता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों का प्रभुत्व खत्म हो। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिकी डॉलर के दबदबे वाले वैश्विक आर्थिक ढांचे का भी असर कम करना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस को स्विफ्ट से बाहर करना चीन के लिए फायदेमंद हो सकता है और वह रूस के और करीब जा सकता है। लेकिन यह रूस के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब रुक करते हैं दूसरी स्टोरी का। यूक्रेन पर जब रूस ने हमला किया, तब एक एक करके सभी पुरानी घटनाओं की परतें खुलने लगी। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा सोवियत संघ की स्थापना और उसके पतन की हो रही है। सोवियत संघ का विघटन जिस तरह से हुआ, उसकी रूसी राष्ट्रपति पुतिन हमेशा से ही आलोचना करते रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वो हमेशा से ही अखंड सोवियत संघ का ख्वाब देखते रहे हैं। इसलिए अंदर खाने चर्चा इस बात की भी होने लगी कि क्या राष्ट्रपति पुतिन सोवियत संघ के देशों को फिर से एकीकृत करने की राह पर चल पड़े हैं। 2014 में जब यूक्रेन के हिस्से वाले क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया, तभी पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। क्रीमिया पर कब्जे को पुतिन के सपने को पूरा करने का आगाज माना जाने लगा। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब पुतिन ने इस शक को और पुख्ता कर दिया। कहा यह भी जाने लगा कि राष्ट्रपति पुतिन यहीं पर नहीं रुकेंगे,
उनके दिमाग में कुछ और ही पक रहा है। वो यूक्रेन के बाद आसपास के देशों की तरफ का भी रुख करेंगे। वो आग लगाएंगे, बुझाएंगे और तनाव बनाए रखेंगे ताकि एक के बाद एक सोवियत संघ के साथ रहे देशों पर नियंत्रण किया जा सके। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले से पहले राष्ट्र के नाम संबोधन में रूसी साम्राज्य की चर्चा की। तब भी कहा जाने लगा कि वो रूस का दायरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर यह भविष्यवाणी सही साबित हुई, पूरी दुनिया के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं होगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोवियत यूनियन बना कैसे और इसके खात्मे की इबारत कैसे लिखी गई। आइए शुरू यहीं से करते हैं। 1917 में जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, तब जार निकोलस द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर रूसी साम्राज्य को खत्म कर दिया गया। इसके बाद रूस ने लोकतंत्र की ओर रुख करने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान यह देश गृह युद्ध में घिर गया। इन उलझनों से निकलने के लिए रूस को करीब 5 साल लग गए। भारी मशक्कत के बाद लेनिन की अगुवाई में दूर दराज के राज्यों को रूस में मिलाया गया। 1922 में आधिकारिक रूस से सोवियत संघ की स्थापना हुई। व्लादिमीर लेनिन इसके प्रमुख बने। हालांकि रूसी साम्राज्य के खात्मे से पहले इसमें करीब 17 देश शामिल थे, लेकिन 1922 में जब सोवियत यूनियन का गठन हुआ, तब इसमें यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान से संधि कर उन्हें संगठित किया गया। सोवियत संघ में विभिन्न संप्रदाय और संस्कृति के लोग थे। इनमें काफी विभिन्नता थी, लेकिन इनमें रूसियों की तादाद सबसे ज्यादा थी। लेनिन का मानना था कि जो भी देश सोवियत संघ से मिले, वहां के लोग धीरे धीरे रूसी संस्कृति में घुल मिल जाएंगे और एक दिन सोवियत संघ बेहतर देश बन जाएगा। लेकिन 1924 में ही लेनिन की मृत्यु हो गई और सोवियत यूनियन की कमान जोसेफ स्टालिन के हाथ में आ गई। मगर स्टालिन बहुत बड़े तानाशाह साबित हुए। वक्त बीतने के साथ वहां संसद बनी, लेकिन सारे फैसले पार्टी ही करती थी। स्टालिन ने सोवियत यूनियन को एक पार्टी वाला देश बना दिया, जैसा अभी हमें चीन में देखने को मिलता है। देश का प्रमुख चुनने से लेकर हर फैसला कम्युनिस्ट पार्टी की समिति करती थी, जिसे पोलित ब्यूरो कहा जाता था। धीरे धीरे राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर पार्टी का नियंत्रण होता चला गया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने एक बार फिर अपने पुराने हिस्सों को मिलाने की कोशिश की। 1939 में पोलैंड में सेना भेजकर उस पर कब्जा किया गया और 1939 के खत्म होते होते फिनलैंड पर भी नियंत्रण स्थापित किया गया, लेकिन बाद में इन्हें आज़ाद कर दिया गया। लेकिन 1940 में ही सोवियत सेनाओं ने बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया को अपने कब्जे में ले लिया। उसी दौरान पूर्वी यूरोप के कुछ देश फासीवादी ताकतों की जद में थे। ये देश थे हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया। सोवियत सेना ने पूर्वी यूरोप के इन देशों को फासीवादी ताकतों से मुक्त कराया और समाजवादी प्रणाली से यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में अपना प्रभाव डाला। यही वजह थी कि इन्हें समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था। सोवियत संघ इस खेमे का नेता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा तो हो गया, लेकिन दुनिया दो खेमों में बंटकर खुद को शीत युद्ध में झोंकने से नहीं रोक सकी। एक खेमे की अगुवाई सोवियत संघ तो दूसरे की अमेरिका कर रहा था। इस दौरान 1953 में जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई। उनके बाद सोवियत यूनियन में कई नेता हुए। निकिता क्रुश्चेव से लेकर मिखाइल गोर्बाचोव जैसे कई नेताओं ने सोवियत यूनियन की सत्ता संभाली। सोवियत संघ ऐसा साम्राज्य था जिसने जर्मन सोवियत युद्ध में हिटलर को भी परास्त किया। जब अमेरिका के साथ शीत युद्ध हुआ, तब यह परमाणु होड़ में शामिल हुआ। वियतनाम और क्यूबा की क्रांतियों में सोवियत संघ की अहम भूमिका थी। 1991 से पहले तक यह कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां उत्तर में इसकी सीमा आर्कटिक महासागर से लगती थी, वहीं इसके पूर्व में प्रशांत महासागर था। दक्षिण में इसकी सीमाएं उत्तर कोरिया, मंगोलिया, चीन, अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की से लगती थी। सोवियत के दक्षिणी फ्रंटियर पर 3 सागर थे, कैस्पियन, काला सागर और अजोव का सागर। इसके पश्चिम में रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे थे। 1970 के दशक में अफगानिस्तान की सियासत में सोवियत संघ ने दखल देना शुरू कर दिया। 10 साल तक सोवियत सेना अफगानिस्तान में ही रही, लेकिन कुछ भी हासिल कर पाने में नाकाम रही।
उधर सोवियत संघ की व्यवस्था और कमजोर हो गई थी। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता जा रहा था। अर्थव्यवस्था की तेजी में सोवियत संघ अमेरिका से पिछड़ता चला गया और 1980 के दशक में सोवियत संघ की जीडीपी अमेरिका से आधी रह गई। समाजवादी प्रणाली सत्तावादी हो रही थी। हावी तानाशाही, नौकरशाही और कमजोर होती अर्थव्यवस्था की वजह से पढ़े लिखे जागरूक लोग और पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ की व्यवस्था का विरोध करने लगे थे। 1980 के दशक में सोवियत यूनियन के देश आज़ादी की मांग करने लगे। 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ और यह एस्टोनिया और लातविया में भी फैला। उधर नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। 1961 से 1989 तक बर्लिन की दीवार लोकतांत्रिक पूंजीवादी देशों और पूर्वी कम्युनिस्ट शासन के बीच वैचारिक मतभेद और प्रभुत्व के संघर्ष के प्रतीक के रूप में मौजूद थी। इसलिए बर्लिन की दीवार के गिरने से भी सोवियत संघ की फिजा बदलने लगी। उन दिनों सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन की उथल पुथल वाली व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। उन्हें एक खराब अर्थव्यवस्था और एक अक्षम राजनीतिक ढांचा सौंपा गया था। इसलिए उन्होंने एक सुधार कार्यक्रम शुरू किया। पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त नाम की दो नीतियां शुरू की। पहले का मतलब था सरकार का नियंत्रण कम करना और दूसरे के तहत खुलेपन और पारदर्शिता को अपनाने का लक्ष्य था। इसके पीछे मकसद निजी सेक्टर को फायदा पहुंचाना था। इससे इनोवेशन बढ़ाने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की मंशा थी। लेकिन पार्टी ने मिखाइल को सत्ता से बेदखल कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फिर आया 1991 का दिसंबर महीना। 8 दिसंबर को सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ के दो देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की। इनमें यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति लियोनिड एम क्रावचुक और बेलारूस के नेता स्टालिनस्लाव शुश्केविच थे। उन्होंने जो साझा बयान जारी किया उसे बेलावेजा समझौता कहते हैं। इस समझौते के मुताबिक सोवियत संघ का विघटन होना था और इसकी जगह पर आज़ाद देशों के एक राष्ट्रमंडल का गठन किया जाना था। इनमें पूर्व सोवियत संघ के घटक देशों को शामिल करना था। ऐसा माना जाता है कि यही घटना सोवियत संघ की ताबूत पर आखिरी कील साबित हुई। 21 दिसंबर को 12 सोवियत देशों में 8 देश अल्मा अता प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इस राष्ट्रमंडल में शामिल हो गए। इसके बाद सोवियत संघ के बचने की रही सही उम्मीद भी खत्म हो गई। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति ने क्रेमलिन से देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पद से इस्तीफे का ऐलान किया और इसके साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। दुनिया के सबसे बड़े कम्युनिस्ट देश के विघटन के साथ ही 15 स्वतंत्र गणराज्यों का उदय हुआ। ये थे आर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और यूक्रेन। यही कारण है कि रूस ने यूक्रेन को अपना हिस्सा मानकर उस पर चढ़ाई कर दी है। ऐसा माना जाता है कि उदारीकरण और लोकतांत्रिकरण के कारण सोवियत संघ की व्यवस्था संकट के दौर में पहुंची और संघ का विघटन हो गया। अगर गोर्बाचोव के आर्थिक सुधार ना होते तो शायद आज भी सोवियत संघ का अस्तित्व होता। यही कारण है कि जिन हालातों में सोवियत संघ का विघटन हुआ उस पर मौजूदा राष्ट्रपति पुतिन को ऐतराज है और वो इस दर्द को कई बार बयां कर चुके हैं। और यही वजह है कि वो अखंड सोवियत संघ का ख्वाब अभी भी देख रहे हैं। अब रुख करते हैं तीसरी खबर का। यूक्रेन पर हमले से पहले जब रूस यूक्रेन की सीमाओं पर सेना की तैनाती कर रहा था और कूटनीतिक वार्ताओं का दौर जारी था, तब यूक्रेन पर हमला ना करने के एवज में रूस की एक मांग बहुत जोर शोर से खबरों में छाई हुई थी। मांग थी कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ना दी जाए, क्योंकि ऐसा होने को रूस खुद की सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा था। मगर इस बात पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाने के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि नेटो रूस यूक्रेन विवाद की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन
आपने शायद गौर किया होगा कि जब नेटो की गूंज चारों तरफ उठ रही थी, तब एक संगठन था जिसकी आवाज कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। यह था यूरोपीय देशों को एकजुट रखने वाला संगठन यूरोपीय संघ। हालांकि हमले के बाद यूरोपीय संघ ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध जरूर लगाए, लेकिन जब यूक्रेन युद्ध की आशंकाओं में घिरा था, तब इसे रोकने की कोशिशों में अमेरिका की आवाज जितनी मजबूत थी, उतनी यूरोपीय संघ की नहीं थी। अब खबर यह आई है कि यूक्रेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता हासिल करने की इच्छा जताई है। बीते हफ्ते राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए आवेदन किया। इस आवेदन को यूरोपीय संसद ने अब मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी सदस्यता मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जंग के इस माहौल में यूक्रेन को यूरोपीय संघ की मेंबरशिप की अर्जी क्यों देनी पड़ी। एक ऐसे वक्त में जब यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहा है, तब उसे हड़बड़ी में यूरोपीय संघ की जरूरत क्यों पड़ी। असल में जिन वजहों से रूस यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप मिलने से ऐतराज कर रहा है, यूरोपीय संघ से भी यूक्रेन को वही मदद मिलने की उम्मीद है। नेटो संधि में एक अनुच्छेद है जिसे नेटो देशों की सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम माना जाता है। इस संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि अगर यूरोप या उत्तरी अमेरिका में संगठन के किसी भी सदस्य पर हमला किया जाता है, तो इसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा। मतलब अगर इस संगठन के किसी एक सदस्य पर हमला होता है, तो बदले की कार्यवाही में बाकी सभी सदस्य देश एकजुट हो जाते हैं। अमेरिका में जब 9/11 हमलों को अंजाम दिया गया, तब आर्टिकल 5 को अमल में लाया गया था। जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया, तब नेटो देशों की आर्मी भी इसमें शामिल थी। यही वो व्यवस्था है जिसकी वजह से रूस को इस बात पर ऐतराज है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बने। लेकिन अब यूक्रेन यूरोपीय संघ से भी नेटो जैसी मदद की आस लगाए बैठा है, और इसलिए आनन फानन में उसने यूरोपीय संघ की मेंबरशिप हासिल करने के लिए आवेदन कर दिया है। सवाल है कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ की सदस्यता मिलना रूस के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती साबित हो सकती है जितना तब होता जब यूक्रेन नेटो से हाथ मिला लेता। असल में यूरोपीय संघ का मेंबर बनने के बाद यूक्रेन की सैन्य शक्ति में उम्मीद से ज्यादा इजाफा होने की बात कही जा रही है। इसकी वजह है कि संघ का मेंबर बनने के बाद इसके बाकी सदस्य देशों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उस सदस्य देश की मदद करें जिसकी धरती पर दुश्मनों ने हमला बोला हो। इन सब को लेकर बाकायदा एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज होता है, जिस वजह से मुश्किल में फंसे देश की मदद करना जरूरी हो जाता है। मतलब ये है कि सदस्य देशों को दुश्मनों के खिलाफ बड़ी ताकत मिलती है। अब ये म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज क्या है, इसे भी समझिए। असल में यूरोपीय संघ संधि के अनुच्छेद 42 से इस क्लॉज का ताल्लुक है। इसके क्लॉज 7 में कहा गया है कि अगर कोई सदस्य राज्य अपने क्षेत्र पर सशस्त्र आक्रमण का शिकार होता है, तो अन्य सदस्य देश इसके प्रति उनकी शक्ति में हर तरह से सहायता करेंगे। मतलब ये कि जिस तरह से नेटो की संधि में सदस्य देशों की सुरक्षा का प्रावधान है, कमोबेश उसी तरह यूरोपीय संघ की संधि में भी इसकी व्यवस्था है। ट्रीटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन के अनुच्छेद 222 में भी यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की एकजुटता की अपील की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई सदस्य राज्य एक आतंकवादी हमले या प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा का शिकार होता है, तो संघ और उसके सदस्य राज्य एकजुटता की भावना से संयुक्त रूप से काम करेंगे। संघ किसी मामले के निपटान में सदस्य राज्यों द्वारा उपलब्ध सभी उपकरणों का इस्तेमाल करेगा। इसमें सैन्य संसाधनों को भी शामिल करने की बात कही गई है। मतलब ये कि रूस के खिलाफ जंग में यूरोपीय संघ यूक्रेन की ओर से अपनी आर्मी उतारने से भी परहेज नहीं करता। इसके अलावा आर्थिक दृष्टि से भी संघ का सदस्य बनना यूक्रेन के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ का गठन ही आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखकर किया गया था। संघ के दायरे में आने के बाद एक तरफ यूक्रेन को सभी यूरोपीय देशों के साथ खुला बाजार मिलेगा और हर सामान बिना किसी पाबंदी से आसानी से एक देश से दूसरे देश जा सकेगा, वहीं यूक्रेन के नागरिकों को भी बड़ी मदद होगी। उन्हें कई तरह के अधिकार दे दिए जाएंगे। मौजूदा वक्त में जिस तरह यूक्रेन में रूस के हमले हो रहे हैं, उसे देखते हुए यूक्रेनी नागरिक आसपास के देशों में विस्थापित जरूर होंगे।
मीडिया रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि कई लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। ऐसे अगर कोई भी नागरिक यूक्रेन से किसी यूरोपीय देश आएगा तो 3 साल तक शरणार्थियों को शरण के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कि यूरोपीय संघ की छतरी तले आने के बाद यूक्रेन के नागरिकों की रक्षा के लिए उसे एक बड़ा सुरक्षा कवच मिल जाएगा। इसके अलावा एक और अहम बात है कि यूरोपीय संघ के करीब 21 देश नेटो के भी मेंबर हैं। अब जब यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य बन जाएगा तब यूक्रेन के लिए नेटो में शामिल होने का रास्ता और भी साफ हो जाएगा। तब न केवल अमेरिका सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर सकता है, बल्कि नेटो की भी पूरी मदद यूक्रेन को मिलेगी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ का कितना फायदा पहुंच पाता है और रूस यूक्रेन विवाद में यह कितना कारगर साबित हो पाता है। अब आते हैं आज की 3 स्टोरीज पर आधारित सवालों पर। पहला सवाल, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या है? रूस को इससे बाहर करने पर उसकी अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी? वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल, सोवियत संघ का गठन किन परिस्थितियों में हुआ था? इसके विघटन के पीछे क्या कारण थे? परीक्षण कीजिए। तीसरा सवाल, यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों को किस किस तरह से फायदा पहुंचाता है? हालिया यूक्रेन संकट के विशेष संदर्भ में वर्णन करें। ये था दुनिया इस हफ्ते का रूस यूक्रेन विशेषांक। मिलेंगे अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ जो दुनिया को लगातार बदल रही हैं। तब तक के लिए नमस्कार।